हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि सी टेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम में क्या होता है कि सोशल साइंस के 60 प्रश्न आते हैं, एसएसटी के, यानी सोशल साइंस एंड टीचिंग के। तो उसी से संबंधित यह वीडियो है। हम इस वीडियो में पूरे 250 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो संबंधित होंगे सी टेट, यूपी टेट और बाकी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ सामाजिक विज्ञान का भाग पूछा जाता है। तो यह प्रश्न 60 नंबर के प्रश्न होंगे। अगर इन 60 नंबर के प्रश्नों में आपके 50 नंबर आ जाते हैं तो आपको जो सी टेट या यूपी टेट क्वालिफाइंग का जो मार्क्स हैं वो होते हैं, जनरल के लिए होते हैं 90 और ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए होते हैं 82। ठीक है, तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला वीडियो। पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से सेंड्रोकोटस कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने प्रशिक्षित किया था? तो कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि इनमें से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? तो उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण जो था वो इसके पतन का कारण नहीं था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में धर्म महामात्रों को नियुक्त करने का उल्लेख किया गया है? पंचम शिलालेख में किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। महेंद्र को भेजा था। किसने भेजा था? अशोक ने भेजा था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत को विधि यानी कानून व्यवस्था देने वाला भारतीय था कौन था? मनु थे। नेक्स्ट सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है किससे? प्रशासन पर संबंधित है। अगला है सवाल कि वैदिक युग में धार्मिक अनुष्ठान के समय किस पेय को लिया जाता था? तो सोम पेय को लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि कौतिकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यह ऋग्वेद का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि शेरे कश्मीर की उपाधि किसे दी गई थी? तो अब्दुल्ला शेख मोहम्मद को दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि बौद्ध धर्म का आलोचक एवं वैदिक परंपरा का समर्थक था कौन था? तो कुमारिल थे। कौन थे? कुमारिल थे। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ पर है? तो नेपाल में है। अगर आपसे बोलिए जाए जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो बिंदुसार ने किया था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था तो बृहद्रथ थे। ठीक है। अगले प्रश्न है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के किस मत का प्रचार किया? तो महायान का किया। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में हुआ था। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। शक संवत कब से आरंभ हुआ? तो शक संवत जो आरंभ हुआ वो 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। ठीक, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त कालीन इतिहास को जानने का प्रमाणिक साधन है क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है। अगला है कि महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ? तो चतुर्थ शताब्दी में हुआ। किस सदी में हुआ? चतुर्थ शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है कि स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त को उसकी महत्वपूर्ण विजयों के आधार पर कहा जाता है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी क्या थी? तो उज्जैन थी। कौन सी थी? उज्जैन थी दूसरी राजधानी। अगला है कि अजंता की गुफाओं में किस काल के चित्र हैं? तो गुप्त वंश के काल के चित्र हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि फायान किस सम्राट के शासन काल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अगला है विक्रम संवत का श्री गणेश कब हुआ? तो 57 ईसा पूर्व इसका श्री गणेश हुआ था। गुप्त काल में किस विदेशी जाति ने आक्रमण किया था? तो हूण जाति ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में श्रेष्ठ कौन था? तब कालिदास जी थे।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालिदास किस राजा के समकालीन थे, तब भी ये प्रश्न सेट बैठेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी विक्रमादित्य के। एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न है कि गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष विद कौन था, तो आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था, क्या था, नालंदा था। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक जी थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक जी थे। हड़प्पा संस्कृति की ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही हड़प्पा की संस्कृति के बारे में हम लोगों को पता चल सका। इनमें से कौन सा इतिहासकार हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो B.A. स्मिथ नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुतकागेंडोर स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह बलूचिस्तान में स्थित है। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, जिससे कि बाकी डाउट भी क्लियर हो जाए। कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बस स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृति किस काल से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित आलमगीरपुर तथा मानपुर किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की थी, किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के विलुप्त होने का कारण था, क्या था, उपरोक्त सभी कारण थे, जैसे बाहरी आक्रमण भी था, जलमार्गों में परिवर्तन भी था, अत्यधिक बाढ़ों का आना भी था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का प्रसिद्ध स्नानागार किस नगर में स्थित है, तो यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख रूप में थी, कैसी थी, शहरी थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी निम्न इनमें से किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, पीतल का करते थे, कांस्य का करते थे और तांबे का भी करते थे। कांसे प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, किससे प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार हड़प्पा संस्कृति के लोगों में प्रिय था, तो गेहूं जो था वो हड़प्पा के संस्कृति के लोगों में प्रिय था। सबसे ज़्यादा वह गेहूं का ही सेवन करते थे। नेक्स्ट सवाल है कि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया था, इस मत के समर्थक थे कौन थे, तो मैक्स मूलर थे। आर्यों का आगमन भारत में हुआ था 1500 ईसा पूर्व माना जाता है इसको। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो यह सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो भगवत गीता में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, किस में मिलता है, तो यह ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि इंडिका मूलतः लिखा गया था किसमें, किसने लिखा था, तो लिखा था किसने, मेगस्थनीज ने के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इंडिका को। अगला कि वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी पूजा नहीं होती थी, तो लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। अच्छा, पूजा किसकी किसकी होती थी, तो इंद्र की पूजा होती थी, वरुण की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, लेकिन लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें कि वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी, लक्ष्मी की नहीं होती थी। नेक्स्ट सवाल है कि ग्रामों के समूह को आर्य काल में जाना जाता था, विष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस तरीके के रोज़ाना वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए मददगार होंगे। अगर आपको रोज़ाना इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में राजा को कहा जाता था क्या, राजन कहा जाता था, और ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था, विष कहा जाता था। अभी इस चीज़ को हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट सवाल है कि आर्य भारत में सबसे पहले आए थे, कहाँ से आए थे, पंजाब से आए थे।
ठीक है। अगला है कि दीन इलाही धर्म किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया। अकबर के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। अकबर जिनका जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर जिन्होंने सत्ता संभाली थी 1556 में, और यह 1605 तक शासक रहे थे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और 1556 में ही इन्होंने जो था वो पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, क्या माना जाता है, तो ऋग्वेद माना जाता है। अष्टाध्यायी के रचयिता थे कौन, पाणिनि थे। रामायण के रचयिता थे कौन, वाल्मीकि थे। शांति पुरुष कहलाते हैं कौन कहलाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहलाते हैं। ठीक है। और पंचतंत्र के लेखक हैं कौन है, विष्णु शर्मा हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं था, तब कोलियो जो था वो महाजनपद नहीं था। इनमें से कौन सा राजतंत्र नहीं था, तो विदेह जो था वो राजतंत्र नहीं था। महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि थी, क्या थी, तो 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि थी। पंच महाव्रत किससे संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई किसमें, वैशाली में हुई। अजात शत्रु ने किस गणराज्य के साथ युद्ध किया, तो वैशाली के साथ किया। शाक वंश का कौन सा राजकुमार था जिसने कि एक बड़े धर्म की स्थापना की, सिद्धार्थ ने की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर का संबंध निम्न में से वर्धमान महावीर का संबंध किस गणतंत्र से था, तो यह जो था लिच्छवी से था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था, पावा में हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। अर्थशास्त्र का रचयिता था कौन, कौटिल्य था। निम्न अगला है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, कब किया था, तो 305 ईसा पूर्व किया था। अशोक की कलिंग विजय की तिथि थी, क्या थी, 261 ईसा पूर्व थी। राज्याभिषेक के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की, देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की। कलिंग प्रदेश कहाँ स्थित है, तो कलिंग प्रदेश वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था, जहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, वह हुआ था 261 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा किस भाषा में थे, तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस देश में नहीं था, तो टर्की में नहीं था। चाणक्य ने किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, तो तक्षशिला से प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गुप्तचर क्या कहलाते थे, तो संचारण कहलाते थे। अशोक का पौत्र जैन धर्म का अनुयायी था, उसका नाम क्या था, तो अशोक का जो पौत्र था जो जैन धर्म का अनुयायी था उसका नाम संप्रति था। ठीक है। और अशोक ने जिसको श्रीलंका भेजा था उसका नाम क्या था, उसका नाम ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ, महेंद्र था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बाणभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो हर्षचरित कादम्बरी की थी। ठीक है, एक प्रश्न शायद छूट रहा है, वो यह है कि सम्राट हर्ष को दक्षिण के किस शासक ने परास्त किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। मोहनजोदड़ो कहाँ पाया गया था, तो पाकिस्तान में पाया गया था। ठीक, क्यों, उस समय देश का पार्टिसिपेट मतलब विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय भारत जो था भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मोहनजोदड़ो का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया। जगत गुरु शंकराचार्य ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो अद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। अगला है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ, तो चंदेल वंश के शासनकाल में हुआ।
नेक्स्ट सवाल है कि त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक था, कौन था? तो यह थे धर्मपाल। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कई फारसी के विद्वानों ने रज्म नामे का संकलन किया, यह अनुवाद किसका है? तो यह महाभारत का अनुवाद है। निम्न में से किसका संबंध महमूद गजनबी से था? तो अल-बरूनी का संबंध महमूद गजनबी से था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। दूसरा युद्ध जो था 1192 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में पूरा हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। इसको बनवाना प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक था, जिसका पीरियड 1206 से 1210 के मध्य था। ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो पूरा करवाया, जो मुकम्मल करवाया, वो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश जिसकी बेटी रजिया सुल्तान थी। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है? तो नसरुद्दीन महमूद राजा के नाम से जाना जाता है, दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि लाल बख्श की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त थी। और कुतुब मीनार किसकी स्मृति यानी किसकी याद में बनवाई गई? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई, जो एक सूफी थे। इक्ता का क्या तात्पर्य होता है? तो इक्ता का तात्पर्य होता है कि वेतन के बदले भूमि देना। और रजिया सुल्तान ने पराजित होने के बाद इससे शादी की थी। तो यह जो शादी की थी वो अल्तुनिया से की थी। रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी और जो सत्ता पर 1236 से 1240 के मध्य बैठी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसे रक्त और लहू की नीति का अनुकरण किया? तो यह बलबन ने किया था। ठीक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसे रक्त और लहू की नीति का अनुकरण किया? तो बलबन था। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कृषि विभाग स्थापित किया था? तो महमूद तुगलक ने किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इनका पीरियड जो था 1540 से 1545 के मध्य था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम बाकी के सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।